हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका दूसरा चैप्टर जो था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उसको डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमारे इस चैप्टर के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जिसमें बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं कि यूएसएसआर जो था आखिरकार वो डिसइंटीग्रेट जो था वो क्यों हुआ। हमने देखा था कि 1991 के अंतर्गत यूएसएसआर जो था वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो आखिरकार उसके डिसइंटीग्रेट होने के क्या कारण थे उनको हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों हम यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के रीजंस को देखें तो इसमें सबसे पहला दोस्तों जो हमारा आता है वो आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत भी बताया था कि यूएसएसआर के अंतर्गत जो था वो उसके बाद के पीरियड में जाकर के अथॉरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की स्थापना हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे पूरी तरीके से यूएसएसआर के अंतर्गत पॉलिटिकल ओपिनियन जो तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रह जाती है। यहाँ पे यूएसएसआर के अंतर्गत जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको जो होता है जो यूएसएसआर के जो सिटीजन्स होते हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यूएसएसआर के सिटीजन्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है जितना कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितना उनको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों यूएसएसआर का जो सिस्टम होता है, इसका जो गवर्नेंस सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा इनइफेक्टिव हो चुका होता है, काफी ज्यादा स्लो हो चुका होता है, काफी ज्यादा करप्ट हो चुका होता है और काफी ज्यादा अथॉरिटेरियन हो चुका होता है। जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों, जो यूएसएसआर के अंतर्गत जितने भी रिपब्लिक्स के अंतर्गत लोग होते हैं वो सब यूएसएसआर के सिस्टम के खिलाफ जो था वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा कारण दोस्तों जो था इसका वो था यूएसएसआर के टूटने का, वो दोस्तों था लैक ऑफ डेमोक्रेसी। यूएसएसआर दोस्तों जो होता है वो पूरी तरीके से वन पार्टी सिस्टम के ऊपर जो होता है बेस्ड होता है, जहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो यूएसएसआर के जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं उनको डील करता है। यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरीके से डोमिनेट करता है कम्युनिस्ट पार्टी। और कोई भी दूसरी जो अपोजिशनल पार्टीज होती हैं वो यूएसएसआर के अंतर्गत बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यूएसएसआर के अंतर्गत जो सिटीजन्स होते हैं उनको भी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो होते हैं वो जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, लिबर्टी जैसे कि हमको मिले हुए हैं, वो यूएसएसआर के सिटीजन्स को ऐसे राइट्स जो होते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट बिल्कुल भी नहीं मिले होते हैं। जिसके वजह से दोस्तों वो सब यूएसएसआर के सिस्टम से जो होता है वो काफी ज्यादा खुश नहीं होते हैं और वो इनके खिलाफ जो होता है उनके अंतर्गत कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो होता है वो भरा होता है। तीसरा कारण दोस्तों जो था इसके टूटने का वो हमारा था डोमिनेंस ऑफ रशिया। दोस्तों, जैसे हमने देखा था कि जो यूएसएसआर था ये एक्चुअली 15 कंट्रीज का होता है एक यूनियन था, लेकिन हालांकि इसमें ये 15 कंट्रीज का यूनियन होता है, लेकिन इसमें जो रशिया रिपब्लिक होता है वो बाकी की जितनी भी 14 रिपब्लिक्स होती हैं उनके ऊपर जो है डोमिनेट करता है। इसमें रशिया जो होता है एक हेजेमन के तरीके से, एक लीडर के तरीके से काम करता है और जो बाकी के 14 रिपब्लिक्स होते हैं वो इसके एक फॉलोअर के तरीके से काम करते हैं। लेकिन हालांकि ये यूएसएसआर जो था 15 कंट्रीज का रिपब्लिक होता है जहां पे सबके क्या थे राइट्स जो थे बिल्कुल बराबर थे, सबका स्टेटस क्या था बराबर था। लेकिन फिर भी रशिया क्या होता है इन सबके ऊपर डोमिनेट करता है। जो बाकी के रिपब्लिक्स के जो लोग होते हैं उनको जो होता है इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है जितना कि रशिया के लोगों को होता है इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जिसके वजह से दोस्तों क्या होता है यूएसएसआर सिस्टम के अंतर्गत जो होता है इंटरनल डिफरेंसेस जो होता है वो राइज अप होना शुरू होते हैं। लोग जो होता है जो कि 40 रिपब्लिक्स के अंतर्गत होते हैं वो यूएसएसआर के सिस्टम के खिलाफ जो होता है रशिया के डोमिनेंस होने की वजह से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। चौथा कारण दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आता है और जो बहुत ही नॉर्मल सा कारण था वो था दोस्तों इकोनॉमिकल स्टेगनेंसी, सॉरी इकोनॉमिकल स्टेगनेंसी।
जैसा मैंने दोस्तों आपको पिछले वीडियोस के अंतर्गत बताया था कि 1970s तक आते आते क्या होता है, यूएसएसआर की जो इकोनॉमी होती है वो पूरी तरीके से स्टेगनेंट हो चुकी होती है, पूरी तरीके से ठप हो जाती है, क्योंकि यूएसएसआर ने जो था अपने जितने भी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जो थे उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जो था वो हथियार बनाने में, या फिर वॉर को सपोर्ट करने में, या फिर और ज्यादा आर्सनल्स बनाने में, या फिर मिलिट्री के अंतर्गत जो था ज्यादा से ज्यादा उनका एक्सपेंडिचर, उनका यूज जो था कर लिया था, बजाय इकोनॉमिकल और सोशल वेलबींग में लोगों के। इसके वजह से दोस्तों क्या था, यूएसएसआर के अंतर्गत जितने भी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि लोगों के लिए सारी चीजों का प्रोडक्शन करती हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं, मतलब उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। साथ ही साथ में हमने अभी भी देखा था दोस्तों कि यूएसएसआर के अंतर्गत फूड क्राइसिस भी होते हैं वो उभर करके आती है, फूड की काफी ज्यादा वहां पे कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, जो यूएसएसआर के अंतर्गत जो रह रहे लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली जो होता है पूरी तरीके से यूएसएसआर के सिस्टम से होता है वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, बिल्कुल भी होता है इससे खुश नहीं होते हैं, और वो यूएसएसआर के सिस्टम से होता आजादी चाहते थे। इसके वजह से दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, यूएसएसआर सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। चौथा कारण दोस्तों यहाँ पे जो एक मेजर कारण था वो दोस्तों था राइज ऑफ नेशनलिज्म। होता क्या है दोस्तों इसमें कि 1990s तक आते आते 1990s के पीरियड तक आते आते दोस्तों होता क्या है, जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, मतलब कि जो यूएसएसआर जो पूरा रशिया है उसके ईस्ट में जितने भी कंट्रीज लाई करती हैं, जैसे मान लीजिए ये रशिया का हमारा मैप है, तो इस तरफ जो कंट्रीज लाई करती हैं, इस तरफ कंट्रीज नहीं, जो इस तरफ की जो कंट्रीज लाई करती हैं, यहाँ के अंतर्गत दोस्तों जितने भी लोग रह रहे होते हैं जो कि यूएसएसआर का पार्ट होते हैं, उन सबके अंतर्गत दोस्तों 1990s तक आते आते नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग होती है वो उभर करके आ चुकी होती है पूरी तरीके से। उन्हें अब यूएसएसआर के इस गुलाम भरे सिस्टम के अंतर्गत कोई भी रुचि जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई भी इंटरेस्ट होता है उनको नहीं होता है, ठीक है, उन्हें यूएसएसआर का गुलाम बन के रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अब वो फ्रीडम, लिबर्टी से भरी जिंदगी जो था पूरी तरीके से जीना चाहते थे, जिसकी शुरुआत जो थी आखिरकार हमने देखा था मिखेल गोर्बाचेव जी ने शुरू करी थी। और इसी लाइफ को, फ्रीडम के, लिबर्टी के लाइफ को मेंटेन रखने के लिए दोस्तों वह सब यूएसएसआर के सिस्टम के खिलाफ जो था प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि उनको यूएसएसआर के इस गुलाम भरे सिस्टम से आजादी मिल जाए और वो एक फ्रीडम, एक फ्री लाइफ जो था वो जी सके। और इसका दोस्तों जो सबसे मेजर कारण दोस्तों जो था, जिसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर देख रखा है, वो है हमारा गोर्बाचेव जी की पॉलिसी। गोर्बाचेव जी हमारे जो भी पॉलिसी लेकर के आते हैं, पॉलिटिकल पॉलिसी या फिर इकोनॉमिकल पॉलिसी, उसका सबसे बड़ा कारण होता है मतलब कि होता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के अंतर्गत। ये दोस्तों हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंतर्गत बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक समराइज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, गोर्बाचेव जी होता है वो पॉलिटिकल पॉलिसी लेकर के आते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन पॉलिसी लेकर के आते हैं, और इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन पॉलिसी लेकर के आते हैं। इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन पॉलिसी इनकी ज्यादा सक्सेसफुल होती नहीं है, जिसकी वजह से लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और यूएसएसआर सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल पॉलिसी की वजह से दोस्तों इनके क्या होता है, जितने भी जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स होते हैं वो खुश नहीं होते हैं, और वो गोर्बाचेव के खिलाफ जो होता है वो खड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से दोस्तों क्या होता है, यूएसएसआर के पूरे सिस्टम के अंतर्गत एक पॉलिटिकल टर्बुलेंट क्रिएट हो जाता है। वहां पार्टी के दूसरे लीडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गोर्बाचेव के खिलाफ जो था वो कूप लेकर के भी आते हैं, वो दूसरी तरफ क्या होता है, लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिसके वजह से यूएसएसआर सिस्टम होता है वो इंटरनली काफी ज्यादा वीक हो जाता है और ये डिसइंटीग्रेशन होने के कगार पे पहुंच जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें जो तो समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। बढ़ते हैं दोस्तों तब तक अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंतर्गत वो है कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का आखिरकार वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कि जब यूएसएसआर जो था वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो उसके डिसइंटीग्रेशन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक एक करके। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं, इम्पैक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। देखिए दोस्तों 1990s के अंतर्गत, 1991 के अंतर्गत दोस्तों जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर दोस्तों बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब वो इंपैक्ट क्या था वो हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला इंपैक्ट जो होता है वो होता है कि एंड ऑफ द
कोल्ड वार। दोस्तों ये कोल्ड वार जो था, जो कि 1945 से 1991 तक चलती आ रही थी, वो फाइनली दोस्तों 1991 के अंतर्गत जब यूएसएसआर टूट जाता है, उसके बाद दोस्तों जो कोल्ड वार राइवलरी होती है हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल अरेना से, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। क्यों खत्म हो चुकी होती है? क्योंकि अब जो दूसरा पावर ब्लॉक जो था यूएसएसआर, वो दुनिया के अंदर गायब हो चुका था। यूएसएसआर यूएसए जो था हमारा, वो विक्टोरियस हो गया था, वो उस कोल्ड वार का विजेता हो गया था। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो कोल्ड वार राइवलरी होती है वो खत्म हो जाती है। इस कोल्ड वार राइवलरी के साथ साथ दोस्तों हमारी जो पावर राइवलरी चल रही होती है, जो मिलिट्री अलायंस सिस्टम जो चल रहा होता है दुनिया के अंतर्गत, जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चल रहा होता है दोस्तों, जो आइडियोलॉजिकल फाइट चल रही होती है पूरी दुनिया के अंतर्गत, वो सारी की सारी चीजें दोस्तों, जो आर्म्ड रेस चल रहा होता है, वो सारी की सारी चीजें दोस्तों यूएसएसआर के इसी डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ जो होता है वो दुनिया के अंतर्गत अब खत्म हो जाती है। दूसरा दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट होता है हमारा, वो होता है दोस्तों राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, अभी तक हमने देखा था कि 1945 से और 1991 तक का दुनिया के अंदर जो होती है वो दो सुपर पावर होती है। एक हमारा था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, जिसके वजह से जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो था उसको हम बाइपोलर सिस्टम कहते थे। लेकिन फाइनली दोस्तों 1991 के अंतर्गत यूएसएसआर जो होता है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और सेकंड पावर ब्लॉक जो होता है वो गायब हो जाता है। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो पहला पावर ब्लॉक होता है यूएसए, वो विक्टोरियस हो जाता है और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो होता है अब हम कह सकते हैं सुप्रीम सुपर पावर के रूप में जो होता है उभर करके आता है। मतलब कि सबसे बड़े सुपर पावर, सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में जो होता है उभर करके आता है। और अब क्योंकि दुनिया के अंतर्गत केवल एक ही महाशक्ति रह गई थी, इसके वजह से दोस्तों 1991 के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड की जो होती है शुरुआत होती है, जिसमें यूएसए जो होता है अब वो अकेला सबसे बड़ी महाशक्ति जो होता है उसके रूप में उभर करके आता है। और यूएसए के साथ साथ दोस्तों जो यूएसए की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी थी, ठीक है, कैपिटलिज्म की और डेमोक्रेसी की, वो भी दोस्तों दुनिया के अंतर्गत जो होती हैं एक सबसे सुप्रीम आइडियोलॉजी के रूप में उभर करके आती है, सबसे सक्सेसफुल आइडियोलॉजी के रूप में उभर करके आती है। तीसरा दोस्तों इसका जो सबसे एक छोटा सा कारण, एक छोटा सा और इम्पैक्ट जो था दोस्तों वो ये था कि राइज ऑफ न्यू कंट्रीज। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब 1991 के अंतर्गत यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, तब यूएसएसआर के अंतर्गत जितने भी इसकी कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल थी इसके अलायंस के रूप में, वो सबके सब जो होती हैं अब आजाद हो जाती हैं, एक सोवरेन कंट्री के रूप में अब वो 1991 के बाद पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। इसके वजह से दोस्तों क्या होता है 1991 के बाद हमको दुनिया के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारी नई सोवरेन कंट्रीज का होता है वो उदय देखने को मिलता है, जो कि पहले क्या होती है यूएसएसआर की फॉर्मर मेंबर होती हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों बेसिकली ये होता है कि जितने भी यूएसएसआर के अंतर्गत पहले जो कंट्रीज जो शामिल होती हैं यूएसएसआर सिस्टम के अंतर्गत, अब यूएसएसआर टूट जाता है 1991 के बाद, और ये सारी की सारी कंट्रीज जो कि यूएसएसआर के अंदर शामिल होती हैं वो सब के सब आजाद हो जाती हैं और एक नए, एक सोवरेन, एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में दुनिया के अंदर उभर करके आती हैं, जिनका अपना खुद का आइडियोलॉजी होता है, जिनका अपना खुद की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको 1991 के बाद बहुत सारे नई कंट्रीज का उदय भी देखने को मिलता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के वजह से। आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें जो तो समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है शॉक थेरेपी, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर 4 मार्क्स के अंतर्गत या फिर 6 मार्क्स के अंतर्गत इस चैप्टर से कोई सवाल आता है तो उसमें जो सबसे पहला प्रेफरेंस दोस्तों मिलता है वो है हमारा शॉक थेरेपी के टॉपिक को। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को जो था बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो होता है वो बेस्ट आंसर जो होता है वो लिख पाए। बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत आसान सा टॉपिक है, अगर आप समझ जाते हैं तो। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी।
अब ये शॉक थेरेपी दोस्तों था क्या, इसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, 1991 के बाद जब होता है, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होता है, जितनी भी रिपब्लिक्स होती हैं जो कि यूएसएसआर की मेंबर थी, वो सबके सब जो होती है वो 1991 के बाद एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक्स के रूप में, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के रूप में उभर करके आती हैं। अब दोस्तों जितने भी हमारी जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं जो कि 1991 से पहले यूएसएसआर की पार्ट थी, वो सारी की सारी कंट्रीज जो यूएसएसआर का मॉडल था, यूएसएसआर का जो पॉलिटिकल मॉडल था, जो इकोनॉमिकल मॉडल था कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का, वो सारी की सारी कंट्रीज जो कि पहले यूएसएसआर की मेंबर थी, वह अब यूएसएसआर का जो मॉडल था पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मॉडल, उसको क्या था पूरी तरीके से खत्म करने का फैसला ले लेती हैं, और वो अब यूएसए का जो मॉडल होता है, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल मॉडल होता है यूएसए का, डेमोक्रेसी का और कैपिटलिज्म का, उसको अडॉप्ट करना चाहती हैं। मतलब कि जो यूएसएसआर का मॉडल होता है वो इसको छोड़ करके यूएसए का जो मॉडल था उसको अडॉप्ट करना चाहती हैं। अब वो यूएसए का मॉडल क्यों अडॉप्ट करना चाहती हैं, क्योंकि दोस्तों हमने देखा था कि जब जितनी भी कंट्रीज जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज जो थी 1991 से पहले, जब यूएसएसआर का पार्ट थी, तो उनको यूएसएसआर की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मॉडल था उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, ना ही उनको पॉलिटिकल मॉडल से कम्युनिज्म के काफी ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, उसके बदले उनको पॉलिटिकल ओपननेस बिल्कुल भी नहीं मिला। वैसे अगर हम यूएसएसआर के इकोनॉमिकल मॉडल की बात करें, तो यूएसएसआर के इकोनॉमिकल मॉडल से भी उन सारी कंट्रीज को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ठीक है, उल्टा उनको फूड क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो जब वो 1991 के बाद यूएसएसआर के सिस्टम से आजाद हो जाती हैं सारी की सारी कंट्रीज, तो वे सब यूएसएसआर के इस मॉडल को हटा करके अब वो यूएसए का मॉडल जो था वो अडॉप्ट करना चाहती थी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यही जो हमारा जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं जो कि यूएसएसआर के जो मॉडल होता है, पॉलिटिकल मॉडल होता है कम्युनिज्म का, और जो इकोनॉमिकल मॉडल होता है सोशलिज्म का, उसको छोड़ करके यूएसए का जो मॉडल होता है पॉलिटिकल मॉडल डेमोक्रेसी का, और जो इकोनॉमिकल मॉडल होता है हमारा कैपिटलिज्म का, उसको अडॉप्ट करने के लिए दोस्तों, उससे ट्रांजिस्ट करने के लिए दोस्तों क्या करती हैं, इस मॉडल से इस मॉडल की तरफ ट्रांजिस्ट करने के लिए जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं वो एक मॉडल अपनाती हैं। यहां से यहां जाने के लिए दोस्तों जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं वो एक मॉडल अपनाती हैं जिसका नाम जो था वो था शॉक थेरेपी, जैसा कि हमारे बुक के अंदर डेफिनेशन में दिया गया है। मैं आपको इसको, आई होप आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था शॉक थेरेपी का वो समझ में आ गया होगा। अब जो बुक के अंदर हमारे शॉक थेरेपी की डेफिनेशन दी गई है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों बुक के अंदर हमारा बताया गया है कि जो शॉक थेरेपी जो था ये एक्चुअली एक मॉडल था ट्रांजिशन का, एक मॉडल था हमारा ट्रांजिशन का, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने देख लिया, ये एक मॉडल था दोस्तों हमारा शॉक थेरेपी, एक मॉडल था हमारा ट्रांजिशन का, कहां से, एक मॉडल था हमारा ट्रांजिशन का ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन सिस्टम से लेकर के जो कैपिटलिज्म और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसकी तरफ, जिसको जितने भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज जो थी उन्होंने अडॉप्ट किया था। ये जो दोस्तों हमारा जो मॉडल था शॉक थेरेपी का, इसको दोस्तों दुनिया की जितनी भी फेमस इंटरनेशनल इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारा हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इन्होंने जो था इस मॉडल के प्रिपरेशन में जो था काफी ज्यादा रोल जो था वो प्ले किया था। अब इस जो शॉक थेरेपी का दोस्तों जो मॉडल था, जो शॉक थेरेपी का जो मॉडल होता है, इसमें जो दोस्तों कुछ बातें जो थी वो कही गई थी जिसको जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज जो थी उनको दोस्तों यूएसएसआर के मॉडल को की तरफ जाने के लिए जो था वो फॉलो करना अनिवार्य था। मतलब कि पोस्ट सोवियत कंट्रीज जितनी भी होती हैं उनको यूएसएसआर के इस मॉडल को छोड़ करके यूएसए के इस मॉडल की तरफ बढ़ने के लिए शॉक थेरेपी के अंतर्गत जो था कुछ बातें जो थे लिखी गई थी। अब वो कुछ बातें क्या थी उनको भी हम यहाँ पे एक करके डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जानने के लिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो हमारी
शॉक थेरेपी किस मॉडल में लिखा गया, वो पहली बात बताई गई कि जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज जो थी, इन सारी कंट्रीज के अंतर्गत जब ये यूएसएसआर की पार्ट थी, तब जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन का इन सारी कंट्रीज के अंतर्गत उदय हुआ, उन सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन को अब इन सारी कंट्रीज को हटाना पड़ेगा। 1991 से पहले जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन इन सारी कंट्रीज के अंतर्गत रहे हैं, जिनका एवोल्यूशन जो था वो यूएसएसआर के टाइम पे हुआ, उन सारे इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को इन सारी कंट्रीज को अब अपने देश से हटाना पड़ेगा पूरी तरीके से। पहली बात तो ये लिखी गई। दूसरा दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं, यहाँ पे दोस्तों अब क्या होगा, हमने देखा था दोस्तों यहाँ पे क्या था, प्राइवेट ओनरशिप जो था बिल्कुल भी नहीं था। तो इस शॉक थेरेपी के इस मॉडल के अंतर्गत दोस्तों बताया गया कि जितने भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं, ये अब जो हमारा क्या स्टेट ओनरशिप का जो है, जो स्टेट ओनरशिप का सिस्टम जो है, इसको छोड़ करके अब ये प्राइवेट ओनरशिप के सिस्टम को अडॉप्ट करेंगी। तीसरी बात दोस्तों इसके अंतर्गत बताई गई कि जितने भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं, इनको अपनी इकोनॉमी को जो है वो लिबरलाइज करना होगा, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा। इनको एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अपना जो ट्रेड होता है, ठीक है, उसको भी पूरी तरीके से अब खोलना पड़ेगा। वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इनको करेंसी कन्वर्टिबिलिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये सारी बातें बताई गई। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी कहा गया कि जितने भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं, जिनके बीच में 1991 से पहले जितने भी तरीके के संबंध थे, ठीक है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या जितने भी तरीके के संबंध थे 1991 से पहले इन सारी कंट्रीज के बीच में, अब उन सारे संबंधों को क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से इन सबको अब खत्म करना पड़ेगा। आपस में जो भी संबंध इनके अंतर्गत है वो अब इनको खत्म करने पड़ेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे ऐसे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी, जो मैंने आपके साथ जो थे यहाँ पे डिस्कस की, जिनका जिक्र जो था हमारे वो शॉक थेरेपी के इस मॉडल के अंतर्गत जो था डिस्कस किया था। एक दो पॉइंट दोस्तों यहाँ पे और बच रहा है जो कि बहुत ही कॉमन से हैं, ठीक है, वो आप बुक में रुता पढ़ सकते हैं, वो सब इसी से रिलेटेड है। तो आई होप दोस्तों आपको जो शॉक थेरेपी का पूरा मॉडल जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों ये जो शॉक थेरेपी का जो मॉडल होता है ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। इसके बहुत बड़े नुकसान होते हैं जो कि हमारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं उनको उठाना पड़ता है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो होता है हमारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज को झेलना पड़ता है, जिनको हम होता है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस शॉक थेरेपी का होता है हमारी जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं, जितनी भी सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज थी जो कि 1991 के बाद आजाद होती हैं, उनके ऊपर दोस्तों इस शॉक थेरेपी मॉडल का जो होता है काफी ज्यादा इंपैक्ट जो होता है वो पड़ता है, जिनको हम यहाँ पे एक एक करके जो होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम शॉक थेरेपी के इंपैक्ट की बात करें, अगर हम दोस्तों शॉक थेरेपी के इंपैक्ट की बात करें, इंपैक्ट ऑफ शॉक थेरेपी, तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो इंपैक्ट जो पड़ा वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि शॉक थेरेपी के अंतर्गत बताया गया था कि जितने भी पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन जिनको पोस्ट सोवियत कंट्रीज के अंतर्गत जो कि यूएसएसआर के समय से बने हुए हैं उनको उखाड़ना पड़ेगा। इसके वजह से दोस्तों क्या हुआ, जितने भी इंडस्ट्रीज थी जो कि पोस्ट सोवियत कंट्रीज के अंतर्गत बनी हुई थी, वो सारी के सारी दोस्तों क्या होती हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। जितने भी तरीके के स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पोस्ट सोवियत कंट्रीज के अंतर्गत होते हैं वो सब के सब जो होते हैं पूरी तरीके से तबाह कर दिए जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमारी बुक में भी दिया गया है, जैसा रशिया के अंतर्गत दोस्तों लगभग 90%, रशिया के अंतर्गत लगभग 90% जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको दोस्तों जो होता है वो सेल के लिए जो होता है प्राइवेट कंपनीज के सामने जो होता है रख दिया जाता है। और इस सेल के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, जितनी भी जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनकी अच्छी खासी कीमत होती है उनको ऐसे ही अरे गहरे दाम पे होता है वो बेच दिया जाता है प्राइवेट कंपनी के हाथों को। और इसी इवेंट को दोस्तों होता है वर्ल्ड के अंतर्गत जो होता है वो लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा दोस्तों इसका जो था जो इंपैक्ट पड़ा वो था
डिस्ट्रक्शन ऑफ, आप करेंसी लिख सकते हो, आप इकोनॉमी लिख सकते हो। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं, जब उन्होंने शॉक थेरेपी का मॉडल अडॉप्ट किया, तो इस शॉक थेरेपी के इस मॉडल से उनकी जो करेंसी होती है, उनकी जो इकोनॉमी होती है, उनकी जो जीडीपी होती है, वो सब की सब जो होती है वो इस शॉक थेरेपी के इस मॉडल से पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती है वो फूड क्राइसिस से जूझ रही थी, और शॉक थेरेपी के इस मॉडल से क्या हुआ, जितनी भी इंडस्ट्रीज उनके यहाँ पे थी वो और भी ज्यादा क्या थी, तबाह हो गई। इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, जो करेंसी होती है, इनकी जो इकोनॉमी होती है, जो जीडीपी होती है, जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज की, वो सब के सब जो होती है वो खत्म हो जाती है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो हमारा था दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो था वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर। दोस्तों हमने पहले वीडियो के अंतर्गत देखा था कि जो यूएसएसआर जो था, अपने जितने भी सिटीजन होते थे उनको मिनिमम बेसिक नीड जो थी, हेल्थ की, एजुकेशन की, चाइल्ड केयर की, वो सारी चीजें क्या था, प्रदान करता था, सब्सिडीज जो था वो देता था, और भी बहुत सारे वेलफेयर गवर्नमेंटल पॉलिसी लेकर के आता था। लेकिन दोस्तों जब शॉक थेरेपी का ये मॉडल जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं जब वो अडॉप्ट करते हैं, तो वहां से क्या होता है, जितना भी ये सोशल वेलफेयर का जो सिस्टम होता है वो सबके सब जो होता है वो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उस समय क्या था, जो आइडियोलॉजी फॉलो करता था वो फॉलो होती थी यूएसएसआर के अंतर्गत सोशलिज्म की थी, जिसमें गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने नागरिकों का ध्यान रखे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे जो आइडियोलॉजी ये सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं, वो फॉलो करते हैं कैपिटलिज्म की, जिसमें ये गवर्नमेंट की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने सिटीजन्स के जो होते हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करे। ऐसी गवर्नमेंट जो होते हैं वो कैपिटलिज्म के अंदर बाध्य नहीं होती है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे था वो था हाँ, राइज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, राइज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखिए दोस्तों, शॉक थेरेपी का जब ये मॉडल जितने भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होते हैं जब वो अडॉप्ट करती हैं, तो शॉक थेरेपी के मॉडल को अडॉप्ट करने के बाद सारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज के अंतर्गत प्राइवेटाइजेशन आता है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं, जितने ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं वो अपने हाथों में लेते हैं। वहीं पे जो पुअर पीपल्स होते हैं वो इतने ज्यादा एसेट जो होते हैं, इतने ज्यादा जो रिसोर्सेस होते हैं वो अपने कब्जे में नहीं ले पाते हैं। जिसके वजह से दोस्तों क्या होता है, हमको जितने भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं उनमें क्या होता है, पुअर के बीच में और जो रिच होते हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होता है वो देखने को मिलता है। चौथा दोस्तों यहाँ पे जो इसका इम्पैक्ट जो पड़ा वो दोस्तों जो था वो एक्चुअली था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन रिजाइम। इसके अंदर होता क्या दोस्तों, जितनी भी हमारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं उनके लिए सबसे 1991 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस से उभरना होता है। जितने भी आर्थिक संकट से वो जूझ रही होती हैं उनसे उभरना जो होता है सबसे पहला उनका काम होता है। सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो उनको वो इसी इकोनॉमिकल क्राइसिस से उभरना होता है। इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो होता है वो अपने इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होता है। ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है वो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर देते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्नेंस के जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके ऊपर जो होता है ये लोग इतने ज्यादा जो होता है ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जब ये लोग इतना फोकस, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, तो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, जल्दीबाजी के अंतर्गत क्या होता है, ये सारी की सारी कंट्रीज जो होती है वो एक बहुत ही इनइफेक्टिव और एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेती हैं। जिसमें क्या होता है दोस्तों, एक वीक पार्लियामेंट का प्रावधान होता है, एक वीक पार्लियामेंट का प्रावधान होता है और एक पावरफुल
पावरफुल एग्जीक्यूटिव का प्रावधान होता है। मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करती हैं उसमें जो पार्लियामेंट होती है वो काफी ज्यादा वीक होती है, वहीं जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सारी पावर इन्हीं के हाथों में होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर से ये लोग मनमानी वाला काम होता है करना शुरू कर देते हैं। फिर से यहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रिजाइम होता है स्टैब्लिश कर देते हैं। डेमोक्रेसी होता है यहाँ पे पूरी तरीके से फिर से नहीं आ पाती है। तीसरा यहाँ पे दोस्तों जो सबसे और हाँ इसी से रिलेटेड वो भी है कि दोस्तों क्योंकि ये लोग जो होता है, जितने भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होते हैं, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं, इसीलिए इसी के वजह से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जुडिशरी जो न्यायपालिका होती है, कोर्ट वगैरह जो होते हैं, उनका भी जो होता है एक अच्छा सिस्टम जो होता है इन सारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज के अंतर्गत जो होता है इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। आई होप दोस्तों आपको पूरी की पूरी जो कथा जो थी वो समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज का ये वीडियो जो था हमारा यहीं पे एंड होने वाला है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें जो थी समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इन सारे टॉपिक्स के अंतर्गत आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइए, मैं आपके लिए दोबारा चीजों को एक्सप्लेन करने को हमेशा तैयार हूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।